अतीक अहमद अब भले ही अतीत हो गया हो, लेकिन अतीक अहमद के आतंक की अभी जो परतें हैं वो अभी भी लगातार खुल रही हैं। जहां बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि अतीक अहमद चुनाव टैक्स और गुंडा टैक्स वसूल करता था। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सरकारें टैक्स वसूलती हैं, लेकिन अतीक अहमद का रसूख देखिए कि अतीक अहमद गुंडा टैक्स और चुनाव टैक्स वसूल किया करता था। जब भी कोई बड़ा व्यवसायी चुनाव लड़ना चाहता था तो वो टैक्स वसूलता था, और जब अतीक अहमद खुद चुनाव लड़ता था तब भी वो गुंडा टैक्स वसूली करता था। इसके तहत वो पर्ची काटता था, जहां सफेद और गुलाबी रंग की ये पर्चियां होती थी। 3 लाख और 5 लाख की करीब रकम वो वसूली के माध्यम से करता था। तो जब इस तरीके से वो वसूली करता था तो बड़े सवाल अब ये खड़े होते हैं, क्या जो पार्टियां टिकट देती थी अतीक अहमद को, उनको कानों कान खबर नहीं लगती थी कि अतीक अहमद किस तरीके से वसूली कर रहा है और उसने जो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। हालांकि अब वो अतीत हो चुका है, उसकी हत्या हो चुकी है, बावजूद इसके अभी भी उसके साम्राज्य को बढ़ाने में जिन लोगों का हाथ था, अब वक्त आ गया है कि उनको भी पर्दे के आगे लाया जाए और उन पर भी सख्त कार्रवाई हो। दोहरे हत्याकांड के बाद कहीं ना कहीं प्रयागराज दहल उठा। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरने लगी है खबर, और ये समझ पाना कहीं ना कहीं बहुत ही नामुमकिन था कि आखिर ऐसे कैसे ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 3 हत्यारोपी आते हैं, हत्याकांड को अंजाम देते हैं और अतीक और अशरफ की हत्या करके सरेंडर भी कर देते हैं। जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पूरी जो कड़ी है शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम के इर्द गिर्द ही घूम रही है। शाइस्ता परवीन वही शख्स जो कि अतीक की पत्नी कही जाती है, अतीक की पत्नी है, लेकिन अब जब से ये पूरा प्रकरण सामने आया उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार चल रही है। 50,000 का इनाम भी उनके नाम पर रखा गया है, लेकिन फिलहाल यूपी पुलिस को उनकी कोई सुराग अभी तक नहीं पता लग पाई है। और आपको बता दें कि जब से असद यानी कि अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर के बाद से ही सुपुर्द खाक की प्रक्रिया के दौरान भी ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन जो है सरेंडर कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक उसके बाद दोहरे हत्याकांड अतीक और अशरफ के बाद भी सुपुर्द खाक की प्रक्रिया में भी ये संभावना प्रचलित तौर पर थी कि कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन जो है सरेंडर कर सकती है। इस दौरान भी शाइस्ता परवीन ने सरेंडर नहीं किया। हालांकि दोनों ही जो नाबालिग बेटे हैं वो इस प्रक्रिया में शामिल हुए थे, अशरफ की दोनों बेटियां भी शामिल हुई थी। लेकिन अब क्योंकि कई ऐसे राज है जो कि शाइस्ता परवीन के इर्द गिर्द है, गुड्डू मुस्लिम के इर्द गिर्द है, क्योंकि आखिरी वक्त तक अशरफ बोलता हुआ नजर आया था गुड्डू मुस्लिम, और एक चुप हो गया था और कहीं ना कहीं हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तीनों उत्तर प्रदेश सरकार माफियाओं को लेकर लगातार एक्शन कर रही है और कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कोई माफिया न हो, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी पुलिस को निर्देशित किया था कि वो जोनवार माफियाओं की सूची बनाए और ऐसे माफिया जो लगातार एक्टिव केसेस कर रहे हैं उन माफियाओं पर एक्शन लिया जाए, जिसको लेकर यूपी पुलिस की तरफ से जोन वाइज माफियाओं की सूची जारी की गई है। ये वो माफिया हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस की सूची में सूचीबद्ध किए जा चुके हैं, जिनकी हर एक्टिविटी पर लगातार यूपी पुलिस निगरानी रख रही है और कोशिश कर रही है कि इनकी तरफ से कोई भी नया अपराध उत्तर प्रदेश में ना किया जाए और जो पुराने अपराध हैं उनकी तेज पैरवी के जरिए कोर्ट में भी तेजी से सजा दिलाई जाए। हालांकि अगर इस सूची की हम बात करें तो इसमें सभी 9 जोन शामिल हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सभी 7 कमिश्नरेट भी शामिल हैं। वहां के सभी माफियाओं को बाकायदा नाम के साथ जारी किया गया है, साथ ही साथ उन पर कितना इनाम है, कितने मुकदमे हैं, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बताया गया है। और लगातार कोशिश की जा रही है कि इन माफियाओं पर दर्ज मुकदमों पर जल्द से जल्द पैरवी के जरिए सजा भी इनको दिलाई जाए, साथ ही साथ जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि कहीं पर भी कोई माफिया होगा या कोई भी ऐसा कृत्य करेगा जो कि कानून के सम्मत नहीं होगा, उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा। यह जवाब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तब आया है जब लगातार विपक्ष कहीं न कहीं माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर भेदभाव के आरोप लगा रहा है। माफिया अतीक के अंत के बाद भी कुछ अनसुलझे राज अभी भी एसटीएफ के लिए चुनौती बने हुए हैं। जहां एक तरफ शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम की फरारी उत्तर प्रदेश की प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ के लिए चुनौती है, वहीं अतीक के अंत के साथ ही तमाम सफेद पोस्ट लोगों के नाम और उनके इंटरनेशनल कनेक्शन को लेकर भी एसटीएफ के लिए एक चुनौती जरूर बनी हुई है। एसटीएफ की माने तो अब सबसे बड़ी चुनौती उसके लिए गुड्डू मुस्लिम है, जिसके लिए अब एसटीएफ की डेडिकेटेड टीम लगा दी गई है और बहुत जल्दी एसटीएफ गुड्डू मुस्लिम को हिरासत मिलेगी। आपको बता दें, शाइस्ता का माना जा रहा है कि उसके बाद अतीक के बाद शाइस्ता ही गैंग का कहीं ना कहीं सरगना बनने की कोशिश में है।
जेल में रहते हुए अतीक के और अशरफ के शाइस्ता बहार से गैंग को पूरा ऑपरेट करती थी। अब माना जा रहा है कि फंड, टेररिस्ट और साथ ही साथ इंटरनेशनल कनेक्शन को लेके किस तरीके से गुड्डू मुस्लिम असलाहों का बादशाह बना था, उसकी गिरफ्तारी के बाद इनसे भी राज खुल सकता है। माफिया अतीक अहमद व अशरफ की हत्याकांड के बाद में अशरफ के साले सद्दाम पर बरेली पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, बरेली एसएसपी के द्वारा जो कि प्रभाकर चौधरी ने 25,000 का इनाम घोषित किया था अशरफ के साले सद्दाम पर, वहीं आईजी राकेश सिंह ने आज इनाम की राशि बढ़ाकर 25,000 से 50,000 रुपये कर दी है। साथ ही सद्दाम की गिरफ्तारी के लिए लगातार टीम गठित करने के बाद छापेमारी की जा रही है। जल्दी गिरफ्तारी का कयास लगाया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिला कारागार का आज प्रतापगढ़ डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण, जहाँ निरीक्षण के दौरान लगभग 1 घंटा 10 मिनट तक वह जेल के अंदर रहे प्रतापगढ़ डीएम और एसपी। हालांकि बात की जाए जहाँ प्रतापगढ़ में जिला कारागार में वह 3 हत्यारे जो है वह प्रतापगढ़ इलाहाबाद के अतीक और अशरफ के गोली मारकर हत्या की थी। वहीं बात की जाए जहाँ आज प्रतापगढ़ डीएम और एसपी पहुंचे, जहाँ 1 घंटा 10 मिनट तक जायजा लिया, जहाँ वह 3 जो हत्यारे हैं लवलेश, सनी और अरुण हैं, जहाँ ऐसे बैरक में रखे गए हैं जहाँ इस बैरक में जहाँ राजा भैया कभी इस जेल में रहे थे, जहाँ उस बैरक में रखे गए। जहाँ बात की जाए उनके लिए 25 सिपाही की निगरानी रखी गई है, जहाँ 4 कैमरे की निगरानी है। हालांकि बात की जाए यहाँ प्रतापगढ़ डीएम मीडिया से बचते नजर है। प्रतापगढ़ हम बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहाँ पर 4 नगर पंचायत व 1 नगर पालिका के लिए चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने आज नामांकन की प्रक्रिया का आगाज कर दिया है और चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पूरे रोड को जाम कर दिया गया है। रोड पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और कचहरी में भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। जिस तरह से शासन प्रशासन इस नगर पंचायत चुनाव को, नगर पालिका चुनाव को संपन्न कराने की पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है, वहीं कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने, सपा ने और भाजपा ने किस किस को उतारा है, किस किस को नहीं उतारा है भी, उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। बताते चले कि कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रत्याशी वरुण मिश्रा को फिर से मैदान में उतार दिया है, जिनका टिकट पिछली बार कम उम्र की वजह से इनवैलिड हो गया था। और वहीं आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर संदीप शुक्ला को चुनाव में उतारा है। डॉक्टर संदीप शुक्ला पिछली बार राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अब 2 चेहरा ब्राह्मण का आ जाने की वजह से लोगों में एक तरह से सुगबुगाहट भी है कि किसको दिया जाए, किसको न दिया जाए। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी और आरएलडी की, तो ये दोनों गठबंधन की पार्टियां हैं, साथ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन अभी हाल ही में आरएलडी के एक प्रवक्ता की तरफ से आपत्ति जताई गई कि समाजवादी पार्टी जो है वो गठबंधन की मर्यादाओं को फॉलो नहीं कर रही है। जहां पर आरएलडी के प्रत्याशी उतर रहे हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतर रही है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से आज ट्वीट करके एक ऐलान किया गया कि बागपत और बड़ौद 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वहां पर अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेगी। वहां पर वो आरएलडी के जो भी प्रत्याशी रहेंगे उनका समर्थन करेगी। बहराइच में स्थानीय निकाय चुनाव अपने शबाब पर है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब स्कूटनी का काम शुरू हो गया है। यहाँ पर मतदाताओं की बात करें तो 3,56,000 के मतदाता है कुल, जिसमें से 1,83,000 पुरुष मतदाता और 1,73,000 महिला मतदाता है। यहाँ पर जो चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने रणनीति बनाई है, जिसके तहत बूथों का चयन कर लिया गया है। बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिले में 8 नगर पंचायत और नगर परिषद के मतदान के लिए जिले में 358 बूथ बनाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिलाधिकारी दिनेश चंद ने आज कृषि मंडी में स्थित स्ट्रांग रूम के चयनित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है, जहां पर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया है। चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन ने रणनीति बनाई है और वो हर स्थिति में चुनाव शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए संकल्पबद्ध नजर आ रहा है। आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक से सीबीआई ने पूछताछ की। आज मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई भी कैप नहीं था जिसे कम करके 12% किया गया हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ईडी की ओर से भी राउज एवेन्यू कोर्ट में जवाब दिया गया और ईडी ने कहा, एक पुराने मामले का जिक्र करते हुए कहा कि
मनीष सिसोदिया को इस स्टेज पर जमानत नहीं दिया जा सकता है। अगर वो जमानत पर बाहर आते हैं तो निश्चित रूप से जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस पूरे मामले पर जमानत याचिका जो डाली गई है उस पर फैसला सुरक्षित रखते हैं और 26 अप्रैल को करीब शाम 4 बजे के आसपास फिर से सुनवाई करेंगे। अब देखना होगा कि 26 अप्रैल को शाम 4 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया मामले में क्या कुछ फैसला देती है। क्या मनीष सिसोदिया को राहत मिलती है या राहत नहीं मिलती है। अगर मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से उन्हें आगे भी न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। अब बढ़ते कोविड को लेकर के मेरठ स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट है। जिला प्रशासन की बात की जाए या स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, पहले से ही अलर्ट हो चुका है। लगातार मेरठ के अंदर जिस तरह से कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है, उसी के बीच अगर मेरठ की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में साफ निर्देश दिए हैं कि हर अस्पताल में 20 बेड रिजर्व रखे जाए। मेरठ के मेडिकल अस्पताल की बात की जाए तो पहले से ही कोविड वार्ड बना करके तैयार कर दिया गया है। जिला अस्पताल की बात की जाए तो वहाँ पर भी कोविड वार्ड पहले से ही तैयार है। उसी को लेकर के जिस तरह से कोविड पेशेंट बढ़ रहे हैं उनको साफ निर्देश स्वास्थ्य विभाग दे रहा है। दूरी बनाकर रखें, संक्रमण के लक्षण होने पर घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खांसी जुकाम जैसी समस्या से तुरंत जाकर के दवाई लें। लगातार जिस तरह से सेकंड वेव की बात की जाए, थर्ड वेव की बात की जाए, जनहानि देखने को मिली थी, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग का साफ निर्देश है कि पहले से ही कोरोना को लेकर सतर्क रहें। अगर कहीं भी संक्रमण लगता है, आपको लगता है कि आपकी स्वास्थ्य खराब है, तो तुरंत मेडिसिन लें। उसी के बीच किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त ना की जाए। मेरठ की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग का अगर बात की जाए तो लगातार टेस्टिंग की व्यवस्था बढ़ाई गई है। कोविड टेस्टिंग को लेकर के विशेष इंतजाम मेरठ में देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ CSC हो, PSC हो, सभी पर स्वास्थ्य विभाग के लिए जो टेस्टिंग है उसको बढ़ा दिया गया है। उसी के बीच अगर बात की जाए, सभी CSC और PSCओं के साथ साथ मेरठ के मेडिकल अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, सभी में स्वास्थ्य विभाग के लिए स्पेशल एक वार्ड बनाकर तैयार कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 4 मई को चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच होना था, लेकिन अब ये मैच 3 तारीख को होगा, क्योंकि 4 मई को लखनऊ समेत तमाम जिलों में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होना है। ऐसे में डीएम लखनऊ ने UPCA साथ ही साथ लखनऊ सुपर जायंट्स के अधिकारियों को एक पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने कहा था कि 4 मई को मैच कराना संभव नहीं है, जिसके बाद अधिकारियों की बैठक शुरू होती है और अब ये फैसला लिया गया है कि मैच जो है वो 3 मई को कराया जाएगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो ये है कि दोनों टीमों के खिलाड़ियों को बता दिया गया है कि 3 तारीख को मुकाबला होगा। साथ ही साथ जो मुकाबला होगा वो 3:30 बजे से शुरू होगा। निश्चित तौर पर अब लखनऊ वासियों को धोनी के छक्के की धूम सुनाई देगी, तो अब वहीं दूसरी ओर लखनऊ जो सुपर जायंट्स है उसकी बैटिंग भी दिखाई देगी। हाथरस में आज बागला जिला अस्पताल का AD हेल्थ साधना राठौर ने औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि हाथरस जिले में जो गाइडलाइन है कोरोना की, उसको देखते हुए ये निरीक्षण भी माना जा रहा है कि जो कोरोना चल रहा है उसको लेकर क्या स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है और जो मरीज हैं उनकी कैसी व्यवस्था दी जा रही है, इन सभी बातों को लेकर सबसे पहले AD हेल्थ राठौर जिला अस्पताल आई। जिला अस्पताल में उन्होंने इमरजेंसी रजिस्टर चेक किया, इमरजेंसी वार्ड के अलावा जिला अस्पताल का भी उन्होंने निरीक्षण किया है और कुछ दस्तावेज भी उन्होंने चेक किए हैं। आपको बता दें कि इस समय पूरे प्रदेश और देश में कोरोना की गाइडलाइन चल रही है। कोरोना को देखते हुए सभी गाइडलाइन है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए ये जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उनके सब जो बातों को देखते हुए और जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनकी स्थिति को जानने के लिए हाथरस में आज ये AD हेल्थ आई। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर देहरादून सचिवालय में लगातार बैठक जारी है। जी हां, आपको बता दें आज की बैठक काफी खास होने वाली है, क्योंकि ये बैठक NDA द्वारा पहली बार ली जा रही है, जिस बैठक में आपदा, पर्यटन, पुलिस अधिकारी और साथ ही मौसम विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। ये सभी लोग अपनी अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी की है। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल चारधाम यात्रा में कई लोगों की जानें गई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए CM धामी चाहते हैं कि इस बार इस तरह की कोई भी घटना घटित ना हो, जिसको लेकर 20 अप्रैल को मॉक ड्रिल किया जाएगा और CM धामी खुद इस मॉक ड्रिल में शामिल रहेंगे। आपको बता दें चारधाम यात्रा में 3 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस रखा जा रहा है, वो है स्वच्छ, स्वास्थ्य और साथ ही सुरक्षा। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए CM धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इन पर अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए तैयारियां और मॉक ड्रिल और कई सारे कार्य पहले से किए। श्रावस्ती जनपद में एक बार फिर नेशनल हाईवे 730 पर सड़क हादसा देखने को मिला। सड़क हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला नवीन मॉडल थाना क्षेत्र के अंतर्गत भिट्ठी गांव के पास का मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक मजदूर रोड को क्रॉस कर रहा था, तभी तेज रफ्तार बोलेरो ने मजदूर को रौंद दिया। सड़क हादसे में मौके पर
मजदूर की मौत हो गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची क्षेत्रीय पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर टीएम के लिए भेज दिया है। और दूसरी घटना नवीन मॉडल थाना क्षेत्र के अंतर्गत खरदौरा गणेशपुर गांव के पास की घटना है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर टीएम के लिए भेज दिया है। और मृतक मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है और जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। श्रावस्ती जनता इस वक्त मौसम की मार कानपुर वासी झेल रहे हैं। 42 डिग्री सेल्सियस का पारा, उस पर सूरज की तपिश, कहीं ना कहीं लोगों को ये मुसीबत साबित हो रहा है। घरों से निकलने से पहले लोग 10 बार सोच रहे हैं। किसी जरूरी काम पर ही इस वक्त दोपहर में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। दोपहर होते ही सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। सिर्फ गर्मी का हाल और गर्मी की जो तपिश है उसको देखते हुए लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। गर्मी का आलम आगे क्या होगा, इस पर मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 4 से 5 दिन तक जो टेम्परेचर इस वक्त 42 डिग्री सेल्सियस वो आगे बढ़कर 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और बारिश की भी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अनुमानित मौसम विभाग ने बताया है कि एक हफ्ता के बाद उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ हल्की फुल्की बारिश होगी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में जो तपिश बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन यह एक सप्ताह तक जो हालत है कानपुर की, जो लगातार सूरज की तपिश है, गर्मी बेहाल है, गर्मी बढ़ रही है, तपिश से लोग परेशान हो रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया कि अगले एक सप्ताह तक कानपुर या उसके आसपास क्षेत्रों में किसी भी तरह की गर्मी से राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। एक सप्ताह के बाद अगर उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में बारिश होती है तो उससे थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलेगी। इस वक्त जिस तरह की देखा जाए कि पुलिस प्रशासन अब नगर निकाय चुनाव को किस तरह सफलतापूर्वक से ये संपन्न कराएगी, इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए। ऐसे में ही कन्नौज पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। कन्नौज पुलिस ने एक असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है जिसमें अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। वहीं मुखबिर की सूचना पर यह पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव है, इसको सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है नगर निकाय चुनाव को ये संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरह पुलिस, कन्नौज पुलिस नगर निकाय चुनाव को संपन्न करा पाएगी। बुलंदशहर पुलिस अवैध शस्त्र बनाने वालों पर कहर बनकर टूट रही है। आज फिर बुलंदशहर पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बताया कि आम के बाग में जो फैक्ट्री चल रही थी वहां पर 13 तमंचे और 3 अर्ध बने तमंचे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि आम के बाग में एक फैक्ट्री चल रही है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 आरोपियों को वहां से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जो अन्य साथी फरार बताए जा रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए बुलंदशहर पुलिस दबिश दे रही है। बुलंदशहर पुलिस अवैध शस्त्र अमेठी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के किनारे एक युवक का शव पाया गया। जी हां, हम आपको बता दें ये पूरा मामला मोहनगंज थाना क्षेत्र के रास्ता मऊ गांव का है, जहां पर आज सुबह ग्रामीण जब शौच के लिए गांव के बाहर बाग के पास गए तो युवक का शव पाया गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों को दिया और इसकी सूचना परिजनों को मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया और मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और वहीं पूरी घटना की जांच में जुट गई। लेकिन परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर गांव के बाहर बाग में फेंकी गई है। फिलहाल देखने वाली बात तो ये होगी कि पुलिस जांच में क्या निकल कर आता है। बागपत में एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में चोर चोरी कर रहे हैं और चोरी करने का अंदाज भी दूसरा है। दरअसल मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला है बागपत के अग्रवाल मंडी टटीरी का, जहां एक चोर एक घर में घुसकर जनरेटर की चोरी कर रहे हैं और अपनी बाइक पर बांधकर जनरेटर को खींच रहे हैं। वहीं लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी चोरी कैद हो गई है। वहीं पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज सलोन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
पांच अंतर जनपदीय चोर गिरोह के गैंग को गिरफ्तार कर पुलिस ने दावा किया है कि चोरी, बिजली के तार चोरी जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है, उसको बरामद कर 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों ने खुलासा करते हुए सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि बिजली विभाग में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जिनके द्वारा वहाँ सप्लाई या इन तरह के काम कराए जाते हैं, उन्हीं के 2 सप्लायर के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। वो पहले शटडाउन लेते थे और फिर ये चोर उन तारों को काट कर कहीं बेच दिया करते थे, जिसका सलोन पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 अंतर जनपदीय चोरों के गिरोह को गिरफ्तार किया है और ये एक बड़ी सफलता है। फिलहाल पुलिस ने ये दावा भी किया है कि उन दोनों कॉन्ट्रैक्टर की तलाश जारी है और जल्द ही उनको गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बस ने 2 वर्षीय बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बताते चले जनपद आगरा के थाना बाग क्षेत्र के बटेश्वर में स्कूली बस ने एक बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 2 वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आसपास काम कर रहे लोगों ने बस और बस चालक को मौके से पकड़ लिया, तो वहीं बच्चे की सूचना परिजनों को दी। जब खबर परिजनों में पहुंची तो परिजनों में मौत की सूचना पहुंचकर कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उसने बस को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया, तो वहीं पुलिस ने आरोपी जो ड्राइवर है उसको हिरासत में लेकर और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नजियाबाद तहसील में अकबरपुर आमला में आज इतना बड़ा हादसा हुआ जिसे देख लोग हैरान हो गए। जी हां, आपको बताता चलूं, बिजनौर के नजियाबाद तहसील के गांव अकबरपुर आमला में एक केमिकल फैक्ट्री में इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 कर्मचारी झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बताता चले, मौके पर जब पत्रकार पहुंचे तो उनकी एंट्री अभी फिलहाल बंद कर दी गई है, तो ये तो कह नहीं सकते कि हादसा क्या हुआ है और कितने लोग अभी तक घायल हैं। फिलहाल मिली जानकारी के अनुसार 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अगर बात करें हादसे की तो हादसा बताया जा रहा है पाइप में कंप्रेसर ज़्यादा होने के कारण पाइप फटा और केमिकल फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को CHC नजियाबाद भेज दिया गया है और बिजनौर के जिला अस्पताल में भेजने की तैयारी की जा रही है। कानपुर के किदवई नगर में स्थित यूपी किराना स्कूल में अचानक आज सुबह के वक्त कंप्यूटर रूम में आग लग जाने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। आपको बताते चले कि पूरा मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र के यूपी किराना स्कूल का है, जहां पर आज जब बच्चे सुबह स्कूल के लिए पहुंचे और उन्हें अभिभावक छोड़ने पहुंचे, तभी अचानक कंप्यूटर रूम की क्लास से धुआं उठता स्थानीय लोगों और स्कूल प्रबंधन ने देखा। इसके बाद मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी गई और सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और कंप्यूटर रूम में लगी भीषण आग को काबू पाया गया। गलीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कंप्यूटर रूम में कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं आग लगने की जानकारी शॉर्ट सर्किट से हो रही। झांसी के गरोठा तहसील क्षेत्र में प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा है ओवरलोडिंग का खेल। जिम्मेदार है मॉल। आपको बता दें कि पूरा मामला झांसी जिले के गरोठा तहसील क्षेत्र का है, जहां पर धड़ल्ले से मिनी ट्रकों का आना जाना हो रहा है और यह ट्रक आला अधिकारियों के ऑफिस के सामने से निकलते हैं, लेकिन कोतवाली एवं आला अधिकारियों की नज़र इन ट्रकों पर क्यों नहीं पड़ रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर कई बार सफ़ेद पोस्टों पर उंगली उठ चुकी है और कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि सरकार के कड़े निर्देश हैं कि ओवरलोडिंग बिल्कुल न की जाए और जो भी मानक है उसी के अनुसार ट्रकों में माल या फिर जो भी खनन है वो किया जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र में जो भी सड़कें हैं वो पूरे तरीके से नेस्त नाबूद हो गई हैं और सड़कें पूरी तरीके से उखड़ गई हैं, जिसको लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की है, लेकिन आला अधिकारी कहीं ना कहीं गहरी नींद में है।